हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 12 दिसंबर 2020 और इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज पे आर्टिकल जो हैं वो अभी हम देखेंगे। वैसे सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि आज थोड़ा लेट हो गया, बट एक सिंपल सी अनाउंसमेंट भी मैं साथ में करना चाहता हूँ कि सैटरडे का जो न्यूज़ वाला जो पार्ट आएगा, सेगमेंट आएगा, वो आपको थोड़ा डिलेड ही मिलेगा। हाँ, एडिटोरियल आपको सुबह जल्दी मिल जाता है, जैसे कि आज आपको मिल गया। ठीक है, तो फ्रंट पेज पे अगर देखें तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में देखें तो सबसे पहले आप देख सकते हो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी के लिए अभी वर्कआउट कर रहे हैं। जो अब स्टेट पोल्स होने वाले हैं या स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं 2021 में। एक तो ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है फ्रंट पेज से। इसके अलावा आप देखोगे कि ये गवर्नमेंट ने अभी 3D प्रिंटिंग के लिए पॉलिसी तैयार कर ली है और जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इसमें लीडिंग एंटिटी रहेगी, लीडिंग एजेंसी रहेगी, जिससे कि लोकल फॉर्म्स को अलाउ करना। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में आप देखोगे यूएसए और चाइना बहुत डोमिनेट करते हैं 3D प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो अभी उन कंपनियों को जो कि यूएस या फिर चाइना बेस्ड है उनको इंडिया में असिस्ट करके और इंडिया में फिर लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट करना 3D प्रिंटिंग के बेसिस पे। तो ये आर्टिकल भी हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा फ्रंट पेज पे तीसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज कि अभी जो काउ स्लॉटर लॉज आ रहे हैं, जिसमें अभी रिसेंटली लेटेस्ट जो आया है वो कर्नाटका असेंबली ने पास किया है। तो आप देखोगे कि किस तरीके से इन लॉज का इफेक्ट पड़ता है ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द कैटल्स इन दीज पर्टिकुलर स्टेट्स। ठीक है, तो 3 आर्टिकल हो गए हमारे फ्रंट पेज से। इसके अलावा पेज नंबर 4 पे आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक मिलेगा, दैट इज इंडिया डिडंट कॉज क्लाइमेट चेंज। कि इंडिया ने जो क्लाइमेट चेंज आज हो रहा है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम रहा है या फिर रहा ही नहीं है। क्योंकि आज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से आज क्लाइमेट चेंज का जो एक मतलब बहुत बुरा रूप देखने को हमें मिल रहा है। तो एक यह आर्टिकल देख सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सप्लेन पेज पे, पेज नंबर 8 पे आप देख सकते हो एक तो एंटी ट्रस्ट सूट अगेंस्ट फेसबुक। ठीक है, इसके बारे में हमने देखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो वहाँ का फेडरल ट्रेड कमीशन है वो अभी फेसबुक के अगेंस्ट में गया हुआ है और उसमें आप देखोगे 48 स्टेट्स ने भी फेसबुक के अगेंस्ट जाने की सोच ली है, ठान ली है। कारण क्या है कि फेसबुक जो है वो कंपटीशन को प्रमोट नहीं होने देता और अपने जितने भी राइवल्स होते हैं उनको टेक ओवर कर लेता है, परचेज कर लेता है। जैसे कि आप देखोगे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये दोनों की दोनों अलग से एक डिफरेंट कंपनीज हुआ करती थी जिनको फेसबुक ने टेक ओवर कर लिया। तो मेन मैटर तो देखो यही है, बाकी चीज़ें वहाँ की लोकल इश्यूज़ को डिस्कस किया हुआ है जो हमारे इतने काम की है नहीं। तो कंपटीशन के बारे में कभी देखने को मिले तो हम ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। बाकी ये जो नीचे वाला आर्टिकल है कि किसी भी आपके पास में मान लो कोई पेट है और वो एग्जॉटिक स्पीसी है, एग्जॉटिक का मतलब नॉन नेटिव, इंडिया की जो नहीं है, अगर आपने उसको डिक्लेयर कर दिया तो आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। और ये आप देखोगे वन टाइम स्कीम है ये अपने आप में। ये कैसे काम करती है इस स्कीम के बारे में जानेंगे, क्या एग्जॉटिक स्पीसीज़ हैं, इंडिया में कौन कौन सी प्रेवलेंट है और क्यों ये अभी न्यूज़ में आया है, पूरे डिटेल जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। बाकी ये वाला आर्टिकल है कि जो मलेरिया का भी लेटेस्ट केस मिला है केरला में और एक अलग ही स्ट्रेन मिला है जो कि अनकॉमन है इंडिया के लिए। तो ये वाला आर्टिकल भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द वर्ल्ड पेज से ये वाला आर्टिकल आप देख सकते हो कि यूरोपियन लीडर्स ने टफ स्टांस लेने की कोशिश कर रहे हैं वो कि 2030 आते आते जितना एमिशन उनका 1990s में हुआ करता था उसका 55% तक वो अचीव करेंगे, मतलब रिड्यूस करेंगे। ठीक है, 2030 आते आते। तो ये आप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। एक ये आर्टिकल आप देख सकते हो, बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसके अलावा देखिए इकोनॉमी पेज पे ये आर्टिकल अच्छा है जिसमें सेंट्रल स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं। जो हमारे 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं एनके सिंह, वो कह रहे हैं कि एक रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है कि कौन सा सब्जेक्ट 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट में होना चाहिए या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में होना चाहिए या स्टेट लिस्ट में होना चाहिए, और किस तरीके से अभी लगभग 29 कोर अम्ब्रेला स्कीम्स चल रही हैं जिसमें सेंटर अपनी तरफ से स्पॉन्सर से प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स जिन स्कीम्स में सेंटर और स्टेट्स दोनों का पार्टिसिपेशन होता है उनमें अभी आप देखोगे ओवरऑल लगभग 211 स्कीम्स कंडक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर
एनके सिंह ये बोल रहे हैं कि इनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेट्स को जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा मिलता नहीं, क्योंकि जो अलोकेशन होती है उसमें आउटले तो कर दिया जाता है 6 से 7 लाख करोड़ का, बट एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देती है, 3.5 लाख करोड़। तो कितना कम है, जो कि लगभग जीडीपी का 1.2% ही है। तो कहने का मतलब क्या है, इन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो होती है देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है कि 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करती है उसके पूरे खर्चे को, ठीक है। जबकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती हैं उनमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ परसेंट प्रोवाइड करती है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन, कुछ परसेंट कंट्रीब्यूशन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आर्टिकल देख सकते हैं। दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी या डिवेस्टमेंट पॉलिसी है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियसली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि अभी जो इकोनॉमिक आप कह सकते हो हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 आउटब्रेक, तो उसको हमें टैकल करने के लिए ये काम करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट डिक्लेयर की गई है। तो ये आर्टिकल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखोगे जेनोवा पहला मतलब एक तरीके से कंपनी है जिसको इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया की ये कंपनी या फिर इसका जो वैक्सीन है, वैक्सीन कैंडिडेट को इंडिया में अप्रूवल मिला है डायरेक्टर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, डीसीजीआई के द्वारा, कि आप हमारे यहाँ पर ह्यूमन ट्रायल्स, ह्यूमन टेस्टिंग कंडक्ट करा सकते हो। तो ओवरऑल इकोनॉमी पेज पे 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स आप आराम से देख सकते हो, बाकी इनको आप डिटेल में अब स्टार्ट करते हैं इनका डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ई वोटर आईडी लॉन्च करने की बात है। उसमें देखो सिंपल सी बात ये है इसमें कि अभी आप फोटो आइडेंटिटी कार्ड को हार्ड कॉपी में लेकर के जाते हो, तो उसको अब इजी बनाना कि आप डाउनलोड कर सको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पोर्टल से। स्मार्टफोन में आप उसकी कॉपी रख सकते हो, टैबलेट या कंप्यूटर में, जैसे आप नॉर्मली ई बोर्डिंग पासेस यूज़ करते हो एयर ट्रैवल के टाइम पे, तो उन चीज़ों को एक तरीके से यूज़ करना। तो अभी क्या है, इस मूव को अप्रूव प्रपोजल स्टेज पे ही है। अगर जिसको अप्रूवल मिल जाता है फुल कमीशन के द्वारा, फुल कमीशन में 3 मेंबर हो जाते हैं, 3 मेंबर कमिटी मेंबर ये कमीशन है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा। इलेक्शन कमिश्नर 2 हैं, जिनके एक का नाम है क्या नाम है इनका, सुशील चंद्रा, और दूसरे हैं राजीव कुमार। तो अभी इस तरीके से ये प्रपोजल स्टेज पे ही है, और अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर जो होने वाले इलेक्शंस है, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी, वहाँ पर इनको इस जो इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी है इसको अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें सिंपल सा तरीका क्या रहेगा, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करके और फिर बाद में डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें आप देख सकते हो जिस तरीके से बैंक में केवाईसी प्रोसेस होता है, उसी तरीके से इसमें भी एक केवाईसी प्रोसेस सिंगल टाइम हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका अकाउंट बनने के बाद आप आराम से इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। दिखने में ये आप देखोगे तो ये डिजिटल वोटर कार्ड जो होगा वो बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। फ़र्क इतना सा ही है कि ये सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होगा और क्यूआर कोड भी इसमें अवेलेबल होगा, जो कि वोटर की, जैसे आप इंडिविजुअल हो तो आपकी एनरोलमेंट डिटेल्स उसमें स्टोर्ड रहेगी, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है। लगभग 90 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इंडिया में, और आप देखोगे एक ईपीआईसी प्रोड्यूस करने में उसकी हार्ड कॉपी में लगभग 10 से 15 रुपये लगते हैं। तो कितने रुपए सीधे सीधे बच जाएंगे, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन का ये मानना है कि वोटर्स भी कहीं ना कहीं पीडीएफ को यूज़ करने में थोड़ा कन्वीनियंट फील करेंगे, क्योंकि हार्ड कॉपी निकलवाना बहुत सारी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। तो बस वो थोड़ा सा एक वही है कि अब अप्रूवल मिल जाए तो उसके बाद में एक अपने आप में कटिंग एज बेस्ड आप देख सकते हो, नई टेक्नोलॉजी बेस्ड नए सिस्टम को यूज़ करने का तरीका कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आर्टिकल देखते हैं। गवर्नमेंट तैयार है कि अब 3D प्रिंटिंग पॉलिसी लॉन्च कर दी जाए, जिससे कि नए ग्लोबल मार्केट में एंट्री हो जाए इंडिया की कंपनीज की भी, ठीक है। तो आप देखोगे इमर्जिंग ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब जल्दी ही नई पॉलिसी के साथ में आ रही है, जो कि 3D प्रिंटिंग को प्रमोट करेंगी। और आप देखोगे जिसमें कि इंडस्ट्रियल स्केल पे पार्टिसिपेशन हो सके और जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको भी ग्लोबली कम्पिटिटिव बना सके,
ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी एक तो टेक्नोलॉजिकल ओवरकम, टेक्नोलॉजीज जो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो भी बैरियर्स हैं उनको ख़त्म करना, या फिर इकोनॉमिक बैरियर्स को हटाना, जिससे कि फंड्स अगर अवेलेबल होंगे तो टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन ईजी गोइंग हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे सपोर्टिव और एंसिलियरी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पर डेवलप की जाएगी। रीज़न बीइंग क्योंकि टेक्नोलॉजी 3D बेस्ड पे बहुत सारा काम ऑलरेडी हो रहा है चाइना और यूएसए जैसे कंट्रीज़ में, तो वहाँ की जो कंपनीज हैं उनको यहाँ पर हम अट्रैक्ट कर सकते हैं ये कह के कि हमारे पास में सपोर्टिव टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो 3D प्रिंटिंग बेस्ड हम बहुत सारे प्रोडक्शन को एनकरेज कर सकते हैं जिसमें इंडियन कंपनीज आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो वो जो चीज़ है ना, तो आप देख सकते हो उसके लिए कंड्यूसिव इकोसिस्टम बनाने की बात की जा रही है, जिससे कि डेवलप किया जा सके, डिज़ाइन किया जा सके और डिप्लॉयमेंट किया जा सके 3D प्रिंटिंग बेस्ड जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है। तो 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो होती है इसको आप सिनोनिमसली यूज कर सकते हो। ओके, आगे बताया भी जाएगा आर्टिकल में। 3D प्रिंटिंग अपने आप में एक वायबल इंडस्ट्री के तौर पे निकलती हुई दिखाई दे रही है, और इसमें बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट्स को देख सकते हो इजीली बना सकती है। इसमें लाइट वेट इक्विपमेंट बनाना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखोगे ये डेटा बड़ा काम का है, लिख सकते हो कि ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 आते आते $34.8 बिलियन का हो जाएगा। तो इसमें आप और साथ में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी अगर देखी जाए तो दैट विल बी 23.2% एनुअली। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एक पोटेंशियल सेक्टर है। तो इसमें अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए इंडिया को। और जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो डेफिनेटली हमें कदम आगे बढ़ाने चाहिए। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम तैयार किए जा सकते हैं, कोई भी प्रोटोटाइप हो, जो सैंपल्स होते हैं वो तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा वर्किंग मॉडल्स तैयार किए जा सकते हैं। प्लास्टिक, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक, मेटल, फाइबर, सेरेमिक्स, इनका यूज़ करके कैसे भी करके नए, मतलब इसमें होता क्या है बेसिकली कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, उसमें आप प्रोग्रामिंग करते हो, साइड में पूरा 3D प्रिंटिंग करने का प्रिंटर सिस्टम होता है जिसमें लेयर बाय लेयर होते होते पूरा एक सिस्टम बन जाता है, जैसे कार की मैन्युफैक्चरिंग, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करना ये अपने आप में इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा कंप्यूटर्स में डिजाइनिंग करना, इंस्ट्रक्शन दे करके और फिर 3D प्रिंटर का यूज़ करके ये प्रिंटिंग करके, जैसे नॉर्मल पेपर प्रिंट होता है ना, पेपर आप डालते हो, फिर उसमें जो भी फ़ॉन्ट्स होते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी स्टेटमेंट सेंटेंसेज वो होते हैं वो अपने आप प्रिंट होके आ जाते हैं। उसी तरीके से इसमें क्या होगा, लेयर बाय लेयर लेयरिंग करके और फिर बाद में पूरी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी और एक फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए डिज़ाइनिंग और सॉफ्टवेयर लेवल पे तो काम करना है ही। इसके अलावा आप देख सकते हो मेडिकल इक्विपमेंट में भी बहुत ज़्यादा इनका काम किया जा सकता है प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस मार्केट को एनकरेज करे, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3D मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। दूसरा, अगर हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छे से हो जाता है तो हम इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो ये भी अच्छी बात है और डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो सकती है। इनकी एप्लीकेशन की अगर बात करें तो मेडिकल और अलाइड सेक्टर में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है, 3D प्रिंटिंग बेस्ड में तो अभी तो क्या है, ये फिलहाल निशे या फिर न्यू डोमेन में है कि हाँ एक पर्टिकुलर तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए तभी जाके ये प्रोडक्शन फाइनलाइज हो सकता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट आएगा तो उससे क्या हो जाएगा, इसका वर्सेटाइल यूज़ होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप इस ऑटो और एंसिलरी जो डिपार्टमेंट है या फिर जो मोटर का स्पेस है, मोटर स्पेयर पार्ट जो बनाने होते हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे कोई कार है तो उसका इंजन बनाना, इंटीरियर डिज़ाइन करना, एक्सटीरियर लग्जरी व्हीकल्स का डेवलपमेंट करना, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट्स बनाना, ये सारी चीज़ आराम से बनाई जा सकती है। दूसरा, इनका एप्लीकेशन जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स आते हैं PCBs, कभी कोई बोर्ड खोलो तो अंदर से एक ब्राउन कलर की प्लेट पूरी निकलती है, वो डेवलप करने में भी काम किया जा सकता है। क्लोथिंग हो गए, टॉयज़ हो गए, ज्वेलरी हो गई, इनके डेवलपमेंट में भी इसका काम हो सकता है। अगर हम एशिया की बात करें तो आज वर्ल्ड में 3D प्रिंटिंग में वर्ल्ड में तो देखो तो USA लीड करता है और एशिया में देखें तो 50% 3D प्रिंटिंग बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग चाइना और जापान में ही हो जाती है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया इन लीडिंग कंट्रीज़ में ही हो जाती है। चाइना में, जापान में अकेले में 30% दोनों में मिला के, और साउथ कोरिया में 10%। और ग्लोबली आप देखोगे तो USA 35% ऑक्यूपाई करता है मार्केट को। कहने का मतलब चाइना, US, जापान ये ऑलरेडी बहुत हाईली एडवांस्ड लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो अब हमें डोमेस्टिकली इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
हमें इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत है। अभी तो क्या है, ये नेसेंट स्टेज पे है, बिल्कुल शुरुआती स्टेज पे है, बट इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन अगर कर लिया जाए इस टेक्नोलॉजी का तो हम वाकई में और ज़्यादा एडवांसमेंट इंश्योर कर सकते हैं। देखो एरोस्पेस की बात करें या फिर मेडिकल की बात करें तो वहाँ पर तो देखो बहुत ज़्यादा प्रेसिजन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी लाने की ज़रूरत होती है। तो ये भी अपने आप में एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है, बट धीरे धीरे काम करते हुए फिर बाद में इन चीज़ों को अचीव किया जा सकता है। तो ये ही मेन चीज़ बताई जा रही है। 3D टेक्नोलॉजी अपने आप में, वैसे तो खैर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का तो इतना ज़्यादा स्कोप है नहीं इसमें, क्योंकि मशीनें काम करेगी, बट फिर भी जो स्किल अगर अवेलेबल हो जाएगी तो जैसे अपन कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ एडवांसमेंट ही मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन ही मिलेगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिकल भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है एमिड न्यू स्लॉटर लॉज कैटल नंबर्स फॉल इन बीजेपी रूल स्टेट, कि जहां जहां पर भी ये जो कैटल या फिर काउ स्लॉटर्स के लिए लॉज लाए गए हैं वहां वहां पर नंबर ऑफ काउज बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। यहाँ पर डेटा बताया जा रहा है। बस मेन चीज़ जो है वो यही है जो मैंने आपको फाइनल क्रक्स करके बता दिया है कि हो क्या गया है। एंटी स्लॉटर लॉज की वजह से इनका एग्रेसिव एनफोर्समेंट भी किया जा रहा है, और इसको हम देख सकते हैं कि लाइव स्टॉक सेंसस डेटा 2012 और 2019 को अगर कंपेयर करें तो यूपी, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, इनमें कहीं ना कहीं बीजेपी रूल रहा है रिसेंट टाइम पे या अभी करंटली चल रहा है। तो वहाँ पर कैटल पॉपुलेशन डिक्लाइन करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दूसरे स्टेट्स, ठीक है, उन स्टेट्स में आप देखोगे जैसे वेस्ट बंगाल हो गया या फिर दूसरे कोई स्टेट्स आप देखो, आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ पर कैटल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो इन लॉज का एक एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि इंडिया ने क्लाइमेट चेंज के अंदर ज़्यादा कोई रोल प्ले नहीं किया है। देखो इसमें हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली कही है, क्योंकि अभी आप जानते हो कि क्लाइमेट एम्बिशन समिट हो रही है जिसमें यूके, फ्रांस और यूएन और इनके साथ में अदर 2-3 कंट्रीज़ और मिलकर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट एक अपने आप में हिस्टोरिकल एग्रीमेंट था जिसमें आप देखोगे डेवलप्ड नेशन को अकाउंटेबल बनाने की बहुत कोशिश भी की जानी चाहिए थी, बट उसमें क्या किया गया, वॉलंटरीली बताया गया कि हाँ भाई अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि हाँ भाई आप अपने हिसाब से पता कर लो कि कितना आप एमिशन को रोक सकते हो, उस पर काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, और हमने ये डेटा ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में कि इंडिया ने जो है ना अपनी तरफ से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बट ये डेटा है बड़ा काम का है, ये आप देख लेना कि यूएन रिपोर्ट में बिल्कुल कहा है कि इंडिया में पर कैपिटा एमिशन ग्लोबल एमिशन से 60% तक कम है। आप देखो कितना कम हमारे यहाँ पर पोल्यूशन क्रिएट होता है। दूसरा हम देखें कंट्री वाइज, ठीक है, तो कंट्री का हमारे यहाँ पर एमिशन 1.4% से ही ग्रो कर रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर 2018 की बात करें तो कितना था, केवल 3.3%, तो उससे भी ज़्यादा मतलब एमिशन को कंट्रोल किया जा चुका है। दूसरा एमिशन गैप रिपोर्ट के हिसाब से ये डेटा हम बात कर रहे हैं, और इसके अलावा कहें हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कदम जो उठाए गए हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज को कर्ब कर रहे हैं। एक तो भारत स्टेज 6 के इंजन्स को अलाउ करना कि भाई अब इससे अब नई जो भी गाड़ियाँ बनेंगी वो भारत स्टेज 6 की वो जो एक कह सकते हैं ना कैटेगरीज हैं उनको फॉलो करने वाले होंगे। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना, सोलर एनर्जी को बढ़ाना और कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को 160 मिलियन किलोग्राम तक कम करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो एटलीस्ट। ठीक है, यूके COP26 की बात है ये, जिसमें यूके, यूएन, फ्रांस, ये तीनों तो हैं ही, इनके अलावा चिली भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इटली भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये हो रहा है, और इसमें हम देखें अगर हिस्टोरिकली ये डेटा थोड़ा सा काम आ सकता है रेफरेंस में, हिस्टोरिकली अगर देखें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में अगर एमिशन में पार्टिसिपेशन देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अकेले ने 25% एमिशन किए हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने 22%, चाइना ने 13%, और इंडिया ने केवल 3% कंट्रीब्यूट किया है, और वो आज बढ़कर के कितना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 6.8%। बट इंडिया ने जो अब कदम उठाए हैं ना वो काबिले तारीफ हैं।
आज इंडिया के अलावा भूटान, फिलीपींस, कोस्टारिका, इथियोपिया, मोरक्को, गैम्बिया, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने टारगेट के हिसाब से, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ जिसमें ये टारगेट किया गया था कि प्री इंडस्ट्रियल इरा के कंपैरिजन में अब 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने दिया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अंदर ही टेम्परेचर राइज को रोका जाए। तो उन टारगेट्स को अचीव करने में इंडिया के अलावा ये कंट्रीज़ हैं। बाकी चाइना हो गया, जो अपने आप में अभी लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली 30% करंटली, ठीक है, वो हिस्टोरिकल था पीछे वाला डेटा। यूएसए की बात करो तो 13.5% और ईयू की बात करो तो 8.7%। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, लिख लो इसको, ठीक है। और ये कंट्रीज जिस तरीके से चल रहे हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इंडिया ने जो अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन फाइनलाइज किया है, दैट इज कि 2021 से 2030 तक जब पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होगा तो उस टाइम पर 2005 में जो इंडिया में पोल्यूशन का लेवल था या ग्रीन हाउस एमिशन का लेवल था, उसका 33 to 35% तक रिडक्शन कर लिया जाएगा। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है जो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, काम आ जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका प्लाज्मोडियम ओवल एंड अदर टाइप ऑफ मलेरिया। मलेरिया के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर जो एक चीज़ काम की है वो हम ये देख सकते हैं कि मलेरिया की वजह क्या होती है। देखो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो अगर काट देती है तो उसकी वजह से ये आप मलेरिया का पैरासाइट आपकी बॉडी में इंसर्ट हो जाता है और इसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। बाकी मलेरिया के बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं जिनके बारे में आप यहाँ से देख सकते हो। 5 स्ट्रेन यहाँ पे मेनली बताए गए हैं, ठीक है, जिनमें से अभी जो केस आया है वो है ओवल, मतलब जो पैरासाइट की साइज़ है वो ओवल शेप में है, इसलिए ये थोड़ा सा अपने आप में नेम भी इसी तरीके से हो गया है। और बताया जा रहा है कि जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है वो सोल्जर है, एक जवान है जो कि सूडान में पोस्टेड था और सूडान से वो आया है यहाँ पे इंडिया में और केरला में। तो वैसे तो कोई डरने वाली चीज़ है नहीं, ज़्यादा कोई हाईली कहते हैं ना कंटेंजियस डिजीज़ नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ये अभी न्यूज़ में आई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो, क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, इसलिए प्लीज़ आप मुझे समझो। हाँ, फिर इसके अलावा अभी देखें नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज़ डिक्लेयर एग्जॉटिक पेट्स। बता दो भाई कि हाँ हमारे पास में विदेशी कुछ हैं जानवर हमारे पास में, और फिर उसके बाद में आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। ये अपने आप में एक वन टाइम स्कीम चलाई गई है। तो नवंबर 22 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को अलाउ किया है कि उन लोगों को इम्यूनिटी मिलनी चाहिए जिनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन हो रही है या फिर प्रोसिक्यूशन हो रही है, क्योंकि उन्होंने वन डिक्लेरेशन दे दिया क्योंकि हाँ कि हमारे पास में एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ स्पीसी है तो उनको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। तो देखोगे आप इसमें एक नई एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि जिसके पास में भी एग्जॉटिक विदेशी ब्रीड के कोई भी जानवर हैं तो आप डिक्लेयर कर दो, फिर उसके बाद में आपके अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। उसी चीज़ को डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये आ गया कि ये स्कीम है क्या। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक एडवाइजरी डिक्लेयर की थी कि वन टाइम वॉलंटरी डिस्क्लोजर अगर आप कर देते हो कि हाँ आप ऑनर हो किसी एग्जॉटिक स्पीसी के, तो वो फिर बाद में आपको इलीगली, चाहे वो इलीगली लिया हो या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन ना किया हुआ हो, तो उस केस में आपको एक बार प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। और डिक्लेरेशन आपको करना था जून से दिसंबर 2020 के बीच में। ये स्कीम एक बार टेम्परेरी निकाली गई थी, क्योंकि होता क्या है कि इंडिया जो है सिग्नेटरी है साइट्स का, तो उस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें कहीं ना कहीं काम करना होता है कि कहीं पे ट्रेड इस तरीके से तो नहीं हो रहा ना जिसकी वजह से उस वाइल्ड लाइफ की को एंडेंजर्ड एक्सपीरियंस हो कि हाँ आने वाले टाइम पे वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। और इस एडवाइजरी में क्या डिक्लेयर किया गया था, ये कि एग्जॉटिक लाइफ ऑफ स्पीसी उनको कंसिडर करेंगे जो कि साइट्स के अपेंडिक्स 1, 2, 3 में हो, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की किसी भी शेड्यूल में ना हो। एग्जॉटिक किसको बोलोगे जी, जो बाहर की स्पीसी है, और जबकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ का है, इंडिया का। अगर इसकी शेड्यूल में कहीं पर अगर नाम है किसी स्पीसी का और उसको आप एग्जॉटिक कैसे बोलोगे, फिर तो आपके लोकल लॉज में है। तो कहने का मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में नहीं होना चाहिए उसका नाम, जबकि साइट्स के अपेंडिक्स में किसी में भी हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ की, उसमें एग्जॉटिक बर्ड्स को एक्सक्लूड किया गया है। बर्ड्स एक्सक्लूडेड है, ये ध्यान रखना,
ठीक है। तो आप देखते हो साइड से एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें नेशनली लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इंडिया भी पार्टिसिपेंट है। और इसमें देखोगे अपेंडिक्स 1, 2, 3 में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में लगभग 6,000 के लगभग स्पीसीज रजिस्टर्ड है। और उसमें टारगेट क्या है कि कैसे भी करके ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, जिससे कि उन एनिमल्स की जो आप देखोगे उनकी लाइफ को एंडेंजर ना कर सके कोई। ठीक है। जिसमें आप इंडिया में जो प्रेवलेंट जो मेन एक्जोटिक स्पीसीज हैं आप वो नाम जरूर लिख लेना, जैसे इग्युएनास, लेम्यूर सीविएट, या फिर एल्बिनो मंकीज, या फिर कोरल स्नेक्स या टॉर्टोइज। ये पॉपुलर एक्सोटिक पेट्स हैं इंडिया में जो लोग अपने घर पे पालते हैं। अब बात आती है डिस्क्लोजर का प्रोसेस क्या है, जिसमें सिंपल ऑनलाइन पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, जिसका नाम है परिवेश पोर्टल। उस पर जाओ, अप्लाई करो, और फिर उसके बाद में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसको आप अप्रोच करोगे, जो भी स्टेट में हो या फिर यूनियन टेरिटरी में हो। फिर उसके हिसाब से फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद में आपको रखा जाएगा। अगर मान लो आपने ये वेरिफिकेशन करा लिया, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हो, कोई दूसरा ले रहा है, तो वहां पर आप देखोगे 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि हाँ भाई एनिमल की डेथ हुई है, या फिर जगह चेंज हुई है, या फिर जो ऑनर है उसका नाम चेंज करवाना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। अब बात यह आती है कि इंडिया में इलीगल ट्रेड ऑफ एक्सोटिक एनिमल्स की अगर बात करें तो ये कितना ज़्यादा भारी प्रॉब्लम है। तो डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस वो हमारे यहाँ पर एंटी स्मगलिंग लॉज को एनफोर्स करते हैं, ये ज़रूर लिख लेना भाई। ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस वो हमारे यहाँ पर एंटी स्मगलिंग लॉज की यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पर अगर एक्सोटिक स्पीसीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं और बिना कोई अलाउंस के या फिर इलीगली, तो वो भी तो एक तरीके से स्मगलिंग ही होगी ना। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात आ गई है। तो वही बात, वर्ल्ड के अलग अलग रीजन से हमारे यहाँ पे आते हैं, और वो भी रीजन मेनली आप देखोगे यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में जो मेन सेंटर्स हैं हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, यहाँ पर आ जाते हैं। फिर वहाँ पर लोग वहाँ पर इनको ले लेते हैं। उनमें आप देखोगे ये जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इन्होंने ब्लैक एंड वाइट रूफ्ड लेमूर जो कि मेडागास्कर के एंडेमिक है उनको भी कैप्चर किया है। हुलॉक गिब्बन, ठीक है, पाम सीवियड, या फिर एल्बिनो मंकीज, क्रोकोडाइल्स, पिग्मी फाल्कन्स, या फिर कोकाबुराज की बात करो, या स्कारलेट मैकाउज की बात कर लो, या फिर एराकेरीज। ये बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज हैं जिनको कैप्चर किया गया, बचाया गया है किस स्मगलिंग से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है यूरोपियन लीडर्स ने फाइनलाइज कर लिया है, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया था, और उन्होंने क्या फाइनल किया है कि भाई अब 27 मेंबर यूरोपियन यूनियन के साथ में आए हैं। उन्होंने एग्री किया है कि 1990 में जितना लेवल का एमिशन हमारे यहाँ पर होता था उसका 55% तक हम 2030 आते आते खत्म कर देंगे। तो आप देखोगे एग्जिस्टिंग टारगेट्स को उन्होंने 40% तक आप अचीव करने की बात कर ली है। एग्जिस्टिंग टारगेट तो क्या था 40%, अब बढ़ा के कितना कर दिया 55%। तो ये अपने आप में एक एनकरेजिंग एफर्ट है, होना भी चाहिए ये। ठीक है। तो बाकी देखो इकोनॉमी पेज की तो मैंने आपको बताई थी मेन चीज़ें। दैट्स इट। तो आज की डिस्कशन यही खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।